जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेसिपिटेशन के बारे में। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही जो है हार्ड टॉपिक है, एकदम उसका एक हृदय है क्लाइमेटोलॉजी का। और ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपके जो क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है, इस सेक्शन से कम एक या दो क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में क्या है, ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग समझिए और इसको क्या कीजिए, अच्छे से आप लोग इसको तैयार करके एग्जाम में जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट्स को हिंदी में बोलते हैं वाताग्र। ठीक है, क्या बोला जाता है? वाताग्र। वाताग्र क्या होते हैं, आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली वाताग्र क्या होता है? वाताग्र जो है वो दो विपरीत, ठीक है, क्या होता है? दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों, दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच निर्मित ढलुआ सतह होता है। क्या होता है? ढलुआ सतह होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, जो है दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां। अब यहाँ विपरीत गुण का मतलब क्या है? यानी दो वायु राशियां हैं जो कि क्या है, यानी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, अलग अलग है। किस रूप में अलग अलग हैं? टेम्परेचर के रूप में अलग अलग हैं, ह्यूमिडिटी के रूप में अलग अलग हैं, और इनका क्या है, प्रेशर के रूप में क्या है, अलग अलग है। यानी दो प्रकार की वायु, दोनों के गुण क्या है, टेम्परेचर के रूप में, तापमान के रूप में, आर्द्रता के रूप में और प्रेशर के रूप में, दबाव के रूप में क्या है, इनके दोनों के गुण अलग अलग हैं। इन्हीं दोनों गुणों वाली वायु राशियों के बीच जो निर्मित ढलुआ सतह है, जो स्लोप एंगल बनता है, ठीक है, उसी एंगल को बोलते हैं, ढलुआ सतह को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रंट्स बोलते हैं, वाताग्र बोलते हैं। ठीक है, जब दो विपरीत गुणों वाली, यानी एक हवा इधर से आ रही है और इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इसमें ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, ठीक है, और इसका प्रेशर भी हमने मान लिया ज्यादा है, और एक इधर से हवा आ रही है, इसका टेम्परेचर कम है, इसकी ह्यूमिडिटी कम है और इसमें प्रेशर भी क्या है, कम है। तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो इनमें विपरीत गुणों के कारण ये आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे से क्या होगा कि कुछ इस तरह के ट्रांजिशन जोन बन जाएगा। इसी ट्रांजिशन जोन को बोला जाता है ढलुआ सतह, और इसी सतह के सहारे क्या होगा कि ये दोनों आपस के सामने आएंगी। उसके बाद में इनमें क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होना स्टार्ट होगा। तुरंत इसमें विपरीत गुण के नहीं होंगी, ठीक है, क्या होंगी, मिक्स नहीं होंगी। तो इन्हीं दो विपरीत गुणों वाली जो वायु राशियां हैं, ये वायु राशियों के बीच में जो निर्मित ढलुआ सतह होता है, इसी सतह को क्या बोला जाता है, वाताग्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रंट बोला। ये ढलुआ सतह जितना आप क्या होगा कि इक्वेटर से कहां पर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे कोरियालिस फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हवा ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। तो ये ढलुआ सतह का जो मान है, इस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लेटीट्यूड पे। जैसे जैसे लेटीट्यूड हायर लेटीट्यूड पे जाएंगे, वैसे वैसे इस ढलुआ सतह का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, फ्रंट क्या होगा, उतना ही खतरनाक होता जाएगा। अब आइए थोड़ा सा फ्रंट के बारे में और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रंट के फॉर्मेशन के बारे में, किसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि आपने देखा, इसके निर्माण के लिए पहला आवश्यकता क्या है कि पहला चीज जो होना चाहिए, दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि तो होनी चाहिए। उसमें भी पहला जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। पहला विशेषता क्या होनी चाहिए कि जो भी वायु है, उस वायु राशि में एक इसमें क्या होना चाहिए, तापीय विभिन्नता होना चाहिए। यानी एक का तापमान ज्यादा हो तो दूसरे का तापमान कम हो, दूसरे का तापमान ज्यादा हो तो इस वायु राशि का तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि इसमें थर्मल डिफरेंशिएशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर मास। ठीक है, यानी
भाई जो ईयर मास है इसमें ये ईयर मास क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक इधर से आ रही है तो एक इधर से होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, रोटेशनरी सर्कुलेशन होना चाहिए, घूर्णी मूवमेंट होना चाहिए, घूर्णी मूवमेंट, रोटेशनरी क्या होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, जो इसको क्या कर सके, पास आने, यानी ये हवा इधर मुड़ जाएगी और ये हवा इधर मुड़ जाएगी और इस प्रकार क्या हो जाएगा, फ्रंट का निर्माण हो जाएगा। ये इतने कंडीशन होने चाहिए फ्रंट के निर्माण की। जब ये सारे कंडीशन मिल जाएंगे तो फ्रंट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। जब फ्रंट बन जाते हैं तो फ्रंट कई प्रकार के होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। और फ्रंट के जब बनते हैं तो उनसे क्या होगा कि जिस क्षेत्र में उनका निर्माण होता है उस क्षेत्र के वो मौसमी दशाओं को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं अपनी गुण के आधार पे। क्योंकि इसमें कौन कौन से गुण हैं, इसमें एक जो दो प्रकार की वायु राशि है, एक का जो है नेचर अलग है, दूसरे का नेचर अलग है। क्या होगा कि जिस क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होगी उसमें ये क्या करेंगे, इसमें ये जो है वहां के मौसम में बहुत सारा क्या लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मौसम में चेंज लाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था आपका इसके उत्पत्ति जो है फॉर्मेशन से संबंधित कंडीशन के बारे में। अब आइए हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट, यानी फ्रंट का वर्गीकरण। तो फ्रंट को कैसे वर्गीकृत किया जाए, तो इसको वर्गीकृत आधार लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट को वर्गीकृत करने के आधार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रंट जेनेसिस, यानी जो फ्रंट है उनका बनने का मैकेनिज्म कैसा है, उनके बनने की क्या है यांत्रिकी कैसी है, एक आधार ये लिया गया। और दूसरा आधार लिया गया the associated whether the fronts can be studied under the following type, यानी इसमें दो आधार लिए गए, मैकेनिज्म कैसा है बनने का, यानी इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण के बाद ये क्या होता है कि जिस क्षेत्र में निर्मित होते हैं उस क्षेत्र का मौसम कैसे हो जाता है। इस दोनों आधार को बनाया गया इसके क्लासिफिकेशन का आधार। और इस आधार दोनों आधारों पर जो फ्रंट से चार भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो एग्जाम में आपसे इसका बेस पूछा जा सकता है कि फ्रंट के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधार क्या है, दो आधार हैं। पहला है मैकेनिज्म ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन और दूसरा क्या है कि एसोसिएटेड विद, यानी फ्रंट बनने के बाद वहां का मौसम कैसे होता है। तो फ्रंट को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है कोल्ड फ्रंट, यानी शीत वाताग्र, ठीक है। शीत वाताग्र का जो आपका एक सिंबल दिया गया है क्लाइमेटोलॉजिस्ट के, मीटेरोलॉजिस्ट के द्वारा, तो इस सिंबल को याद रखिएगा। अगर इस तरीके का सिंबल आपसे एग्जाम में दे दिया तो ये किसका है, ये कौन सा फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट है। दूसरा है वार्म फ्रंट, यानी उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र क्या होता है, जिसमें इस तरीके का सिंबल बना होता है, जाता है उष्ण वाताग्र। तीसरा है स्टेशनरी फ्रंट, यानी अस्थाई वाताग्र। क्या होता है, अस्थाई वाताग्र। अस्थाई वाताग्र का सिंबल क्या होता है, तो अगर कहीं पर एग्जाम में देता है, हो सकता है ये चारों सिंबल देकर आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसको आप मिलाइए। चौथा है अक्लूडेड फ्रंट। अक्लूडेड फ्रंट को बोलते हैं अर्धवृष्ट वाताग्र। क्या बोलते हैं, अर्धवृष्ट वाताग्र। अर्धवृष्ट वाताग्र का सिंबल क्या है, ये है। तो ये चारों सिंबल भी आपको याद रखने हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले एग्जाम में आपसे ये सिंबल देकर मैच द फॉलोइंग में चारों को पूछ लिया जाए कि कौन सा जो है आपका क्या है, फ्रंट है। इसके बाद एक शब्द ये है फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। वाताग्र जनन, वाताग्र जनन, इसको हिंदी में बोलते हैं वाताग्र जनन। तो वाताग्र जनन क्या होता है, वाताग्र यानी फ्रंट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, यानी फ्रंट की उत्पत्ति की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। यानी कहीं पर फ्रंट की जो उत्पत्ति हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो फ्रंट की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बोलते हैं वाताग्र जनन। और वाताग्र जनन का जो सिंबल है ये इस तरीके का है। उसके बाद एक शब्द है फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस का मतलब हिंदी वाताग्र क्षय। क्या बोलते हैं, वाताग्र क्षय। वाताग्र क्षय क्या होता है, जब फ्रंट समाप्त हो जाता है, यानी फ्रंट की मृत्यु की जो कंडीशन होती है, फ्रंट के समाप्त की जो कंडीशन होती है, जो प्रोसेस होता है,
उसको बोलते हैं वाताग्र क्षय। क्या बोलते हैं? वाताग्र क्षय या फ्रंटोलिसिस। और उसका सिंबल कुछ इस तरीके का, देखिए यहाँ पर ये है डॉट डॉट डॉट, फिर ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसका सिंबल है? फ्रंटोलिसिस का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर डॉट नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉट बना हुआ है, आस पास है, मतलब ये क्या है? फ्रंटोजेनिसिस है। तो ये आप शब्द याद रखिए, और उसके सिंबल कम से कम ये 4 तो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट से होते हैं। अब आइए एक एक करके इन चारों को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन में देखते हैं, क्योंकि यहीं से क्या है आपके यूजीसी एग्जाम जो है वो पूछता है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कोल्ड फ्रंट एंड वेदर, यानी हम पहले देखेंगे कि कोल्ड फ्रंट क्या होता है और कोल्ड फ्रंट के दौरान मौसम कैसे होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कोल्ड फ्रंट क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रंट बनने के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए? 2 विपरीत गुणों वाली वायु रास होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक वायु रास है कोल्ड एयर मास है, ये क्या है? कोल्ड एयर मास। एक तरफ है ठंडी वायु रास, एक तरफ है गर्म वायु रास, यानी वार्म एयर मास। ठीक है, 2 विपरीत गुणों वाली, ये तो हमने मान लिया, क्योंकि वायु राशियां 2 ही प्रकार की होती हैं मेनली ब्रॉड लेवल पर, एक कोल्ड और एक जो है वार्म। कोल्ड फ्रंट किसे कहते हैं? जब कोल्ड वायरस क्या करेगी, सबसे पहले अटैक करेगी किसके क्षेत्र में? आपके वार्म एयर के क्षेत्र में। ठीक है, यानी जब कोल्ड वायरस क्या करेगी, वार्म एयर मास के क्षेत्र में पहले अटैक करेगी, पहले आक्रमण करेगी, पहले इंटरफेयर करेगी, पहले घुसपैठ करेगी, तो उस फ्रंट को क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कोल्ड फ्रंट क्या हुआ कि जब कोल्ड वायरस वार्म एयर मास के सेक्टर में घुस के एयर मास के क्षेत्र में क्या करेगी? घुसेगी और अटैक करेगी पहले, तो उसको क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड एयर मास है, तो अब ये एयर मास क्या करेगी कि इसके क्षेत्र में एंटर करेगी गर्म वायु के, तो गर्म वायु को तेजी के साथ क्या करेगी? ऊपर उठा देगी, क्योंकि गर्म एयर मास ठंडी है और कोल्ड एयर मास, जो गर्म एयर मास गर्म है, हल्की है, और कोल्ड एयर मास क्या है? ठंडी है, तो क्या है? भारी। क्या करेगी? इसके ऊपर उठाएगी, और जब ये वार्म एयर मास के पास अगर कोई भी मॉइस्चर होगा तो ये तेजी के साथ ऊपर उठकर क्या बनेगा? बादलों का निर्माण करेगा, क्योंकि इसमें आर्द्रता अगर होगी तो क्या बनेंगे? बादल बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बादल बनेंगे, और बहुत सारी क्या होती है? वर्षा होती है। तो कोल्ड फ्रंट क्या होता है कि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के जो है सेक्टर में, क्षेत्र में एंट्री करेगी, अटैक करेगी, घुसपैठ करेगी, और वार्म एयर मास को क्या करेगी? ऊपर उठा देगी। ठीक है, तेजी के साथ ऊपर उठा देती है। अब जो यहाँ पर लिखा गया है स्लो, यानी कोल्ड एयर मास के दौरान ढाल क्या बनेगा? तो इसका ढाल होता है 1:25 से 1:100 के बीच में, यानी ये क्या होते हैं? तीव्र ढाल होता है इनका। जो आपका कोल्ड एयर मास होगा उसका ढाल तीव्र ढाल होगा। तीव्र ढाल का मतलब ये हुआ 1:25 का मतलब ये हुआ कि 25 मीटर चल 100 मीटर चलने पर जो आपके स्लोप में कमी आ रही है वो कितना आ रही है? 1 डिग्री आ रही है। यानी 25 मीटर आप यहां से यहां चले तो आपका जो स्लोप कम वो 1 मीटर स्लोप कम हो गया, यानी इसका जो ढाल है तेजी के साथ कम हो रहा है, इसलिए इसके स्लोप को क्या बोलेंगे? कैसा ढाल है? तीव्र ढाल है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए इसका ढाल कितना होता है, तो ये कैसा हो गया? तीव्र ढाल हो गया। अब क्या है कि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हो इस तरफ क्या है? कोल्ड एयर मास है, और इस तरफ क्या है? वार्म एयर मास है। अब ये कोल्ड फ्रंट क्यों है कि कोल्ड फ्रंट क्या पहले कोल्ड एयर मास क्या करेगा? वार्म एयर मास के सेक्टर में घुसेगा और तेजी के साथ इसको ऊपर उठा देगा। अब अगर इसमें नमी होगी तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्या बनेंगे? बादलों का निर्माण होगा, और बादलों के निर्माण क्या होगी? वर्षा होगी। तो पहले कौन से बादल बनेंगे? सबसे ऊपर कोल्ड फ्रंट सिरस क्लाउड बनेंगे। सिरस क्लाउड क्या होते हैं आप जानते हैं अच्छे तरीके से, इसको पच्छाद बादल बोलते हैं। उसके नीचे क्या बनेगा? एल्टो स्टेटस बनेगा। एल्टो स्टेटस के बाद क्या बनेगा? निम्बो स्टेटस बनेगा। और कभी कभी इसमें क्या बन जाता है?
किम्लोनिम्बस बादल बन जाते हैं। किम्लोनिम्बस क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बादल बनने की प्रोबेबिलिटी किम्लोनिम्बस की है, क्योंकि जो वार्म जो जो कोल्ड एयर ऊपर उठाती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक इसमें क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस बताया गया है, ये सीक्वेंस आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपका सीक्वेंस क्या हो सकता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 3 तक आप याद रखिए। किम्लोनिम्बस ये बहुत ही नॉर्मल बादल है, ठीक है। ये जो इसमें कोई ऊंचाई आपको नहीं याद रखनी है। सबसे पहले सिरस, उसके नीचे एल्ट्रोस्ट्रेटस, उसके नीचे निम्बोस्ट्रेटस। इतने बादलों को आपको कोल्ड एयर मास में क्या करना है? अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसका स्लोप याद रखना है। और इसमें वर्षा कैसी होगी? किम्लोनिम्बस बादल में बहुत तेजी के साथ, बिजली की चमक के साथ क्या होती है? वर्षा होती है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कोल्ड फ्रंट। कोल्ड चर्चा करेंगे वार्म फ्रंट के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा वार्म फ्रंट के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। वार्म फ्रंट और इसके साथ वेदर एसोसिएशन कैसा है, मौसमी दशाएं कैसी हैं। वार्म फ्रंट क्या होगा कि मान लीजिए एक ठंडी वायु राशि है, एक क्या है? गर्म है। ये कोल्ड है, ये है वार्म। जब वार्म एयर मास क्या करेगी? तो क्या बोलेंगे उसको? वार्म फ्रंट का निर्माण होगा, या उसको बोलेंगे वार्म फ्रंट। यानी जो हवा सबसे पहले अटैक करेगी दूसरे सेक्टर में, उसी के हिसाब से बोला जाएगा कि वो फ्रंट कौन सा है। कोल्ड में हमने क्या देखा था? कोल्ड एयर मास अटैक करती है किसमें? वार्म सेक्टर में, वार्म एयर मास के सेक्टर में। और उसमें हमने देखा कि सबसे पहले वार्म एयर मास अटैक करती है कोल्ड एयर मास के सेक्टर में। जब इसमें अटैक करेगी तो अब चूंकि वार्म एयर मास है, वार्म है, हल्की है, ठीक है, और ये कोल्ड है, ठंडी है, तो जो भी वातावरण बनते, ठीक है, वो क्या होगा कि ये ठंडी हवा है, इसी के पीठ के सहारे ऊपर चढ़ने के बाद क्या होगा कि अगर इसमें नमी होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनने के साथ क्या होगा? वर्षा, बहुत तेजी के साथ वर्षा होगी, ठीक है। तो वार्म फ्रंट क्या हो गया कि जब वार्म एयर मास क्या करेगी? कोल्ड एयर मास के सेक्टर में पहले अटैक करेगी, तो क्या बनेगा? वार्म फ्रंट का निर्माण होगा। अब वार्म फ्रंट में जो स्लोप बनता है उसका रेशियो 1:100 टू 1:4। आप 1 डिग्री, सॉरी, आप क्या करेंगे कि 100 मीटर चलने पर, ठीक है, आपका क्या होगा? 1 डिग्री फ्लो कम होगा। या आप 400 मीटर तक चलेंगे तो क्या होगा कि यानी इसमें जो स्लोप कम हो रहा है उसकी दर क्या है? बहुत ही कम है। यानी इसका जो ढाल होता है वो क्या है? क्योंकि आप 100 मीटर जा रहे हैं या 400 मीटर जा रहे हैं, डिग्री क्या हो रहा है? ढाल कम हो रहा है। और आप जो कोल्ड फ्रंट था उसमें आपने देखा था कि 40 मीटर या 100 मीटर जाने पर ही एक क्या हो रहा था कि डिग्री जो है ढाल कम हो जा रहा था। तो उसका ढाल क्या था? तेजी के साथ कम हो रहा था। और इसका ढाल क्या है कि इसका ढाल क्या है? स्लोप क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि क्या है? बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम स्लोप है इसका, आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें स्लोप क्या था? बहुत ही ज्यादा था। तो इसका स्लोप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। स्लोप कम होने के कारण ये क्या होता है कि इसमें जो बादल बनते हैं बहुत ही दूर तक बनते हैं, और बहुत दूर बनने के साथ साथ क्या होता है? बहुत देर तक होती है, और बहुत ही क्या होती है? धीमी धीमी वर्षा होती है। वर्षा देर तक होती है और धीमी धीमी, और ज्यादा क्षेत्र में होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसका स्लोप क्या है? कम रहता है, इसलिए बहुत है किसके सहारे? ठंडी हवा के सहारे। क्योंकि ठंडी हवा के क्षेत्र में इंटर करती हैं तो ये हल्की होती हैं, तो इसे फिर इसके पृष्ठ यानी इसके है, और यहां पर बादल बनेगा, और ऊपर उठेंगे यहां पर बादल बनेगा, और ऊपर उठेंगे यहां पर, और इस प्रकार से क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। इसको हम अच्छे से फिगर में देख सकते हैं। यानी ये क्या है? ये आपका है कोल्ड एयर मास, और ये क्या है? वार्म एयर मास। वार्म एयर मास इंटर करती है कोल्ड एयर मास सेक्टर में, और आप देखिए कि इसके पृष्ठ के सहारे ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है पहले बादल बनेगा, इसके ऊपर बादल बनेगा। इसमें 4 तरीके के बादल बनते हैं। यही आपसे यूजीसी क्या करेगा? एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन कौन से बादल बनेंगे। तो इसमें सबसे ऊंचाई पे जो बादल बनेगा वो कौन? cirrus क्लाउड। उसके बाद सीरोस्ट्रेटस, एल्टोस्ट्रेटस, और सबसे नीचे क्या बनेगा? निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस की विशेषता होती है वर्षा ज्यादा मात्रा में होगी, लेकिन
और जो है ज्यादा क्षेत्र में होगी। किसकी विशेषता है? वार्म फ्रंट की। बादल अगर धरातल से ऊपर जाओगे तो पहले निम्बोस्टेटस, एंटोस्टेटस, सिरोस्टेटस, सिरस। अगर ऊपर से नीचे आओगे, वायुमंडल से धरातलीय सतह पे आओगे तो सिरस, सिरोस्टेटस। ये बादल ही क्या है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये स्लोप पूछे जाएंगे। और जो मैंने विशेषताएं बताई कि इसमें वर्षा कम होगी, ज्यादा वर्षा होगी लेकिन बहुत क्या होगी, देर तक होगी और दूर क्षेत्र तक होगी। ठीक है, ज्यादा समय तक होगी। क्या होगी? ज्यादा समय तक, क्योंकि इसका ढाल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? आपके वार्म फ्रंट के बारे में थी, जो कि आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। आइए इसके आगे हम अभी दो फ्रंट और देख लेते हैं। चार देखे थे, वार्म फ्रंट के बाद डिस्कस करते हैं अगला फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, क्या होता है स्टेशनरी फ्रंट? स्टेशनरी की हिंदी होती है आपका अस्थाई वातावरण। ठीक है, अस्थाई वातावरण क्या होता है कि इस वातावरण में क्या होगा कि इधर से आ रही है आपकी कोल्ड एयर मास और इधर से जा रही थी आपकी वार्म एयर मास। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकती क्योंकि दोनों के गुण में क्या है, अंतर है, जिसके कारण इसके बीच में एक ढलुआ सतह यानी ट्रांजिशन जोन बन जाता है, ये जोन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्रंट। तो अब इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि वार्म फ्रंट आके यहां पर खड़ी हो जाएगी और कोल्ड फ्रंट यहां पर आके खड़ी हो जाएगी। ये एक दूसरे के सेक्टर में कोई क्या करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे, इसीलिए इसमें बोला जाता है अस्थाई वातावरण। ठीक है, जब इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों हवाएं एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो बहुत ज्यादा इसमें मौसमी दशाएं हमें भी देखने को नहीं मिलती हैं। इसको आप कभी कभी क्या होता है, निर्माण हो जाता है, लेकिन जनरली इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी दशाएं नहीं पाई जाती हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये है ए और ये है बी। ये ए कोई शासक है, ये बी कोई शासक है। ए ने अपने सैनिकों के साथ क्या किया कि मान लीजिए ये जो है क्या बनाया उन्होंने, इन्होंने इसको हम मिटा के यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ए वाला क्या किया, बी पे अटैक करना चाहा। तो ये है मान लीजिए पानीपत का मैदान। ठीक है, पानीपत का मैदान, बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने हैं। ठीक है, ये बाबर की सेनाएं हैं। सेनाओं को क्या किया इसने, ये पानीपत के मैदान में ऐसे अपनी सेनाओं को खड़ा कर दिया। और इधर है इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी बाबा हैं, तो लोदी ने क्या किया, अपनी सेनाओं को क्या किया कि ऐसे खड़ा कर दिया इनके सामने। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे पे अटैक नहीं, ये इधर से ऐसे आगे निकल जाएंगी और ये इधर से ऐसे आगे निकल जाएंगी और किसी भी प्रकार के वातावरण का निर्माण नहीं होगा। ऐसे वातावरण को बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। इसको मान लीजिए कोल्ड एयर मास, इसको मान लीजिए वार्म एयर मास। ये आके ऐसे खड़ी हैं लेकिन अटैक नहीं कर रही हैं, ये इसके बगल से निकल जाएगा और ये इसके बगल से निकल जाएगा, इसमें किसी प्रकार का अटैक नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, स्टेशनरी फ्रंट, अधिवृष्ट वातावरण। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और वातावरण, लास्ट वातावरण, इसको क्या बोलते हैं, अकुलूटेड फ्रंट। ठीक है, अकुलूटेड फ्रंट। अकुलूटेड का मतलब क्या होता है, अधिवृष्ट वातावरण। अधिवृष्ट वातावरण क्या होगा कि जब जो है कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं कि धरातलीय सतह होता है, वार्म एयर मास का कनेक्शन कट जाता है, यानी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पर ऊपरी सतह पे वार्म है और इसके निचली सतह पे क्या होती है, कोल्ड एयर मास होती है। तो अब क्या होगा कि फ्रंट क्या होगा, फ्रंट धीरे छत हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, नीचे क्या है कोल्ड एयर मास है, ऊपर क्या है वार्म एयर मास है। तो कैसी कंडीशन बन गई, अब बन गई इन्वर्जन की कंडीशन। ठीक है, इन्वर्जन बन गई, क्योंकि इन्वर्जन में यानी तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन गई। अब ये ठंडी वायु राशि है तो इसमें क्या होगा, नीचे आने की प्रवृत्ति होगी, तो अब हवा ऊपर नहीं उठ रही है, तो किसी भी प्रकार का क्या होगा, वातावरण का निर्माण नहीं हो पाएगा और इस प्रकार के वातावरण को बोलते हैं अकुलूटेड फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होगा क्योंकि हवाओं में मूवमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि धरातलीय सतह से अब जो वार्म एयर मास है उसका कनेक्शन समाप्त हो गया। तो अब किसी प्रकार का इसमें क्या होगा कि हवा जब नहीं मिल रही है तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे वातावरण समाप्त हो जाएगा और इस वातावरण
हैं अकुलूडेड फ्रंट या अधिवृष्ट वाताग। तो ये चारों वाताग आपको याद रखने हैं, इसमें चारों की विशेषताएं याद होनी चाहिए। जो जो आपको क्लाउड्स बताए गए हैं इनका सीक्वेंस बताया गया है, ठीक है। और वाताग का जो कंसेप्ट दिया गया था, एक पॉइंट और ये भी जान लीजिए कि वाताग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो टी बर्गरान के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? टी बर्गरान के द्वारा प्रयोग किया गया था, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। और इसके कंसेप्ट से जो संबंधित विद्वान हैं वो जे बर्कनीज, बी बर्कनीज और यही आपके क्या हैं, टी बर्गरान महोदय। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसकी संकल्पना किसने दी, तो इसमें कई विद्वान शामिल थे, जैसे टी बर्गरान हो गए, जे बर्कनीज, बी बर्कनीज, इन सारे विद्वान ये क्या थे, शामिल थे। जिसमें सबसे अधिक योगदान अगर लगाना हुआ, ऑप्शन में चूज करना हुआ, तो आप लोग किसको चूज कीजिएगा, बर्कनीज महोदय को चूज कीजिएगा। लेकिन शब्द की बात की जाती है तो इस शब्द को किसने दिया था, वाताग शब्द को आपके टी बर्गरान महोदय ने दिया था, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन आपको जो भी बताए गए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदर एसोसिएटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सारे वीडियो को देखेंगे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए, तो आपकी क्लाइमेटोलॉजी में कम से कम 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपका तैयार हो जाएगा और आप उसमें से आप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन अच्छे से सही कर ले जाएंगे, तो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आमतौर इन सारे जो आपको जो सिलेबस हमने बताया था, इसमें चाहे जो मॉर्फोलॉजी की बात किया जाए, क्लाइमेटोलॉजी की बात किया जाए, ये सारे जो है बच्चे इसको बहुत ही इजी समझ लेते हैं कि ये तो हमें आता ही है, और एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन होता है उसी को क्या कर देते हैं, गलत कर बैठते हैं, ठीक है। बच्चे ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बच्चों को लगता है कि हमें क्लाइमेटोलॉजी आता है, हमें जियोमॉर्फोलॉजी आता है, और वो उन पोर्शन को उठाने का प्रयास करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं जहां से केवल एक दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो पहुंच जाते हैं किस पर, जो है टूरिज्म ज्योग्राफी या वर्ल्ड के ट्रेड से संबंधित कोई क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ गया था, तो उसी को वो क्या है, ढूंढने में परेशान है कि हम इसको कैसे कर पाएंगे, ये तो हमें आता ही है, और यहीं पर बात क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए, आप लोग इसका लाभ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें जो कि अभी इस चैनल से क्या है, अभी अनअवेयर है, जो है उनको इस चैनल के बारे में पता नहीं, उनको भी क्या कीजिए, आप लोग इस चैनल को बताइए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो के साथ।